टैक्स के सेक्टर में लोग क्या उम्मीदें रखें? क्या बड़ी बातें आप कह रहे हैं? 3 या 4 बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, इस समय डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों जी। बजट से जो मेन एक्सपेक्टेशन है वो आम इंसान की है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना टाइम में जो आम इंसान है वो सबसे ज्यादा पिसा है। अगर आप देखें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, चाहे आपकी वेजेस रिडक्शन है, सैलरी रिडक्शन है, उसके अंदर भी अगर आप कहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी मार झेलनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ। साथ में आप अगर कहें तो देखिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इस समय आपने खुद ही डाटा दिया, अभी 4 करोड़ के करीब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इस बार। तो ये सारे जो आम इंसान है, मेरे ख्याल से उसने बहुत ज्यादा झेला इस बार। पिछले 2 साल से तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा झेला। और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट आप देखेंगे 14-15 से टैक्स स्ट्रक्चर सेम चल रहा है। 2.5 लाख की जो लिमिट थी वो एज इट इज 14-15 से चली है, कहीं चेंज नहीं हुई है। इन्फ्लेशन रेट अगेन बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता है। जबकि इतनी सरकार की कमाई हुई है, जीएसटी कलेक्शन हमेशा, अभी बताएंगे सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम हर बार कमा रहे हैं। जब इतना बम्पर आपके पास एकदम बम्बा में, तो जनता को भी कुछ खुश कीजिए। इतने सालों से 2.5 लाख पर एग्जेम्पशन लिमिट टिका हुआ है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। एग्जैक्टली, उसको 2.5 से 5 करने की बिल्कुल उम्मीद है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, या अब जब आम आदमी घर से काम कर रहा है तो उसको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो घर से काम करता है तो होम अलाउंस एक दूसरी चीज है जिस पर बहुत चर्चा बीते दिनों हो रही है, जो आप भी कह रही है कि उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस कुछ करें। जब हम घर से काम करते हैं तो ऑब्वियसली बिजली का खर्चा है, किराए का खर्चा है, ऑफिस घर पे सेटअप करने का खर्चा है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो चाय भी आप ऑफिस से पीते हैं, अब तो आप घर पे काम कर रहे हैं, आप चाय भी घर की पी रहे हैं। तो सारे खर्चे जो है वो आम आदमी कर रहा है। ये सब तो खैर जो भी है, जो सैलरी कटी है कम से कम वो भी उसका कोई ना कोई एक भरपाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अगर आप देखें तो जीएसटी रेट जो है वो ऑब्वियसली बहुत हाई है, 18% तो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सरकार का अगर जीएसटी इतना जा रहा है, कलेक्शन इतनी अच्छी है, तो जीएसटी रेट थोड़े से कम होने चाहिए। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जीएसटी अलग अलग रेट हैं, जैसे अगर हम अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल रेट्स हैं जीएसटी के, तो एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। सेक्टर ने सबसे ज्यादा मार भी झेली है। एग्जैक्टली। आप चाहे होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री है हमारी, सबसे ज्यादा उन्होंने ही मार झेली। और इस बार तीसरी लहर में भी जब बाकी सेक्टर्स में उतना असर नहीं पड़ा तो होटल्स वगैरह दिल्ली में बंद कर दिए गए, उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो बहुत परेशान थे। जल्दी से राजेश जी आपसे कमेंट। सैयद जफर इस्लाम साहब तैयार रखिएगा जवाब इन तमाम सवालों के जो यहाँ पर उठ रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर में, अगर हम आजाद भारत से लेकर पिछले साल तक देखें तो हर समय 6% आसपास सोशल सेक्टर पे खर्चा होता था, जो 8 पॉइंट के ऊपर चला गया। तो अगर हम 8.6 पे पहुंचा दिए तो 2% की बढ़ोतरी दी। उसमें हमने घर दिया, उसमें हमने बिजली दी, उसमें हमने टॉयलेट दिया, उसमें हमने वैक्सीन दी, उसमें हमने लोगों को सिलेंडर दिया, पानी दिया, हर तरीके की सुविधा इस गवर्नमेंट ने दी। आपने वैक्सीन दी? हाँ, लोग पैसा नहीं दे रहे थे उसके लिए जी। वैक्सीन के लिए तो लोग पैसा दे रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन जो देश में हुआ है उसके लिए कह रहा हूं। लोग तो बहुत कम लोगों ने कोविड की वैक्सीन के लिए मैडम, दिए क्या पैसे? मैडम बहुत कम लोगों ने दिए हैं। अगर आप पूरा आंकड़ा और डाटा चेक कर लें तो बहुत कम लोगों ने वैक्सीन। कितने लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे दिया? मैक्सिमम पूरे भारत को मुफ्त वैक्सीन मिली है मैडम। यही तो, ये आंकड़ा आपके पास फिर नहीं है पूरे भारत। आप बताइए ना आंकड़ा, इसीलिए तो आपसे पूछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री को मेजोरिटी क्या होता है? नंबर बताइए। नंबर 80% लोगों को वैक्सीन मिली है। अरे 75% तो अभी फुली वैक्सीनेट हुए हैं। जितने हुए उनमें से 80% को मुफ्त वैक्सीन मिली है। ठीक है, आगे चलिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फॉरेन एक्सचेंज। आपने इससे पहले कहा था कि हम फ्रेजाइल इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब उस पर पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है इतना ठोस आधार अब बन चुका है कि यहाँ से आगे की तरफ? ठोस आधार की 3-4 चीजें बताता हूँ। ग्रॉस डेवलप जीडीपी हम अकेले नहीं कह रहे, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम हाईएस्ट बढ़ेंगे। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व $633 बिलियन है, जो कि आज के दिन पूरे वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे हैं। यूएस, चाइना और स्विट्जरलैंड के बाद में हम हैं। अगर आप स्टार्टअप का नाम लेते तो वर्ल्ड में 3रे नंबर पे हम स्टार्टअप कर रहे हैं। 14,000 लोगों का स्टार्टअप का। यूनिकॉर्न कितने हुए हैं स्टार्टअप्स में? यूनिकॉर्न कितने हुए? यूनिकॉर्न स्टार्टअप के अभी 100 का आंकड़ा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी नहीं पहुंचा ना। आपका टारगेट था ना 100 यूनिकॉर्न का। 100 यूनिकॉर्न पहुंचा, हाफ सेंचुरी भी नहीं मार पाए हैं। देखिए यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न जो पहले 7 होता था उससे आप 44 पे पहुंचे हो। ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश नहीं है।
ये पेंडेमिक का ऐसा टाइम था जिसमें ये बहुत आसान नहीं है। इस ठीक, पेंडेमिक के टाइम ठीक है, पे ठीक है। जिस तरीके से सोशल एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से रोड में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से आपके रेलवे की इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन की इंक्रीज हुई है, डबल लाइनिंग की इंक्रीज हुई है, हर चीज के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.5% ग्रो करना बहुत बड़ी चीज है। और बढ़त 4.5 के लाख साथ करोड़। शेयर बाजार खुले हैं। हम आपको बता दें 650 अंकों की उछाल है, यानी बाजार में भी उम्मीदें बहुत सारी टिकी हुई हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपने सबकी बातें सुन ली है। अब आपके पास आते हुए भानु जी की भी बातें आपने सुनी, किसानों को क्या उम्मीदें हैं? हाँ प्रभु जी, जवाब देंगे ना। IMF का प्रोजेक्शन जो था 9.5% था, उसको आपने 8 इकोनॉमी आपने कम क्यों किया? मेरे समझ नहीं आता। ये IMF गलत है या आपको लगता है कि इससे भी कम होने वाली है? स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भी और दूसरा मैं ये 9.2 का किया था, आपने क्यों किया? 9.5% ग्रोथ कैसे होगी? जरा एक्सप्लेन तो करे ना कोई, हाँ। कैसे होगी? 8.5% अगर होने वाली है बजट के हिसाब से, कैसे उनका एस्टिमेट है कि 8.5% ये होगी? कैसे एस्टिमेट लगाया? 8 से 8.5 क्यों किया? एक तो 9.5 के प्रोजेक्शन से, दूसरी तरफ कैसे होगा ये? कहां पर आप देख रहे हैं? देखिए अंजना जी, जो फोकस सरकार का है वो आप अगर देखिए पिछले साल भी जो था वो जो कैपेक्स पे था, और कैपेक्स पे फोकस सरकार ने किया है। सबसे बड़ा जो है उन्होंने कमिटमेंट जो किया था वो 5,54,000 करोड़ का किया था। अगर इन्वेस्टमेंट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों लीजिए, तो अगर आप रेल सेक्टर में करते हैं तो 1 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 5-5.5 रुपए तक आता है। वो टेकिंग बोथ इनटू कंसिडरेशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। उसी तरह अगर रोड सेक्टर में करें तो 3.5-4 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार की जो एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन है, बड़ा साइज जो है वो कैपेक्स में है। सरकार ने पिछले साल किया था, आगे भी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा और उससे जाहिर है जो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ेगा। साथ साथ में अगर आपको जो भानु जी के सवाल थे और बाकी लोगों का सवाल था, देखिए हमारी सरकार जो है बराबर चिंता करती है किसानों की। मुझे लगता है किसान भाई बहनों के लिए हमने बराबर चिंता की है। इस बजट पे भी उनकी उम्मीद जो है उस पे हम खरे उतरेंगे। दूसरी बात जो है, जहां पर लोग कह रहे बार बार कि इनकम डिस्पैरिटी हो गया, इनकम डिस्पैरिटी अगर पूरे मुल्क के, पूरे आज इस देश में और पूरे दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट और कई स्टॉक मार्केट बढ़े हैं, जब ये इनकम देखते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी के बैंक में कैश पैसा आ गया है, बल्कि जो है स्टॉक वैल्यूएशन जो है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, इसलिए उनकी जो है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से उनको लगता है कि बहुत अमीर हो गए। लेकिन अगर वो गिर जाएगी आज स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी प्राइस गिरती है तो वो गरीब भी हो जाते हैं। ये उछाल आता है जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट आप देखते हैं कि ऊपर जाता है नीचे जाता है।